सब बढ़िया हाल चाल। मजामा एक नंबर। बहुत सही। ऐसे ही मस्त रहो, खुश रहो। सब छमाछम। स्किन ब्लर। अरे कुछ नहीं। सभी स्किन बढ़िया है, मुझे दिख रहा है यहाँ। सब स्किन बढ़िया है आज। तो चलो बच्चा, हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक पिछले क्लास में? एक मिनट, थोड़ा ज्यादा ये एक्सपोजर हो रहा है, ठीक करूँ इसको। हम्म। एक मिनट एक मिनट। हम्म। घर पे ही पढ़ाया करो। हाँ, घर पे ही हूँ। घर पे ही हूँ। सेटअप वही है, सेम से सेटअप। बस थोड़ा चेंज किया उसका अरेंजमेंट। स्टूडियो इज नॉट चेंज्ड। स्टूडियो इज सेम। अरेंजमेंट बदल दिया उसका खाली। सेटअप वही, सजावट नहीं। ठीक है, सेटअप वही है, सजावट थोड़ी बदल गई है। चलो, पढ़ाई करें बच्चा। तो देखो, पिछले क्लास में बेटा हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, है ना? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन कर रहे थे। वहां से आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो देखो, एक सवाल, एक क्वेश्चन करो, है ना? क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मान लो बेटा, छत के सहारे एक पुली है बेटा, और इस पुली से दो मास लटके हैं, है ना? एक मास हमारा एम का, और ये मास 2m का। ठीक है बच्चा, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। सवाल है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा, ए और बी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है बच्चा, चलो करो, सॉल्व करो। सॉल्व करो, सॉल्व करो। ओके बच्चा, थोड़े बड़े लिखूंगा। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। स्क्रीन तो बिल्कुल सही है बेटा, स्क्रीन तो। अक्षय, शिवम, दो लोग को दिख रहा है ब्लर। बाकी लोग? तनुषा ही मिल रही है, स्क्रीन नॉट क्लियर। फोन क्यों कर रहे हो बच्चा कोई? फोन मत किया कर बच्चा। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। लेकिन बेटा मेरे मोबाइल में बिल्कुल सही दिख रहा है, बताओ। देखो, एक मोबाइल में मैंने भी लॉगिन कर रखा है, एक मोबाइल में मैंने भी लॉगिन कर रखा है ना? और इस मोबाइल में मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है ये। हाँ, हल्का सा ब्लर दिख रहा है जरूर, लेकिन पढ़ने के लायक है बच्चा। हल्का सा ब्लर है, बट स्टिल पढ़ने के लायक है बेटा, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग। मैसेज मुझे मत देखो, मैं देख ही नहीं पाऊंगा मैसेज। जिस मोबाइल में मैसेज करोगे वही मोबाइल बिजी है। अब बोलो, कुछ बेटर हुआ?
समथिंग बेटर? करो करो बच्चा करो। शुभम को भी आंसर आया। चलो देखो बच्चा, इस सिस्टम में छोड़ेंगे बेटा तो ये हमारा नीचे आएगा और ये हमारा ऊपर जाएगा, है ना बेटा? एक मास नीचे आएगा और एक मास ऊपर जाएगा, ठीक है? तो देख बेटा, इसमें एक्सीलरेशन ए और इसमें भी एक्सीलरेशन ए, है ना बेटा? रस्सी के दोनों तरफ टेंशन हमारा बराबर है बेटा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2a। अरे वो बेटा बोलो इसके लिए, और इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? इसके लिखेंगे T माइनस एम जी बराबर एम ए, है ना बेटा? इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आएगा A इज इक्वल टू जी बाई 3, है ना बेटा? A अगर आया G बाई 3 तो हमसे पूछा गया बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला? m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है बच्चा, समझा? ठीक है बेटा। अब देखो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में इसका नीचे बेटा और इसका ऊपर, और ध्यान से बेटा ये दोनों हमारा वेक्टर है ना बेटा, बोल वो दोनों हमारा वेक्टर है ना, तो वेक्टर में पुट करो m इंटू ए जे कैप प्लस 2m प्लस 2m इंटू ए माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय m प्लस 2m, है ना बेटा? तो ये हो गया माइनस g बाई 9 जे कैप। ठीक है बच्चा, लिख लो। हेलो, हाँ भाई, अब लिख रहा है कि अब हल्का क्लियर हुआ, बदमाश। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बच्चा। कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिया मैंने। चलो अब आगे बढ़े बच्चा। एक मिनट, हाँ फोकस स्टॉप हो रहा है, एक मिनट को। फोकस गड़बड़ हो रहा है, फोकस गड़बड़ हो रहा है। अब ठीक है, ये वापस समझा दूं तो देख बच्चा,
इस सवाल में ही था बेटा, दो मासेस थे ए और बी, हमें कहा गया सिस्टम को रेस्ट से हमने छोड़ दिया बच्चा। हमसे पूछा गया सेंटर ऑफ मास का ए और बी के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, है ना बेटा। तो देखो अगर इस सिस्टम को यहाँ छोड़ोगे बेटा तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा ना। इस तरह से बेटा दोनों का निकाल लिया बेटा मैंने एक्सीलरेशन। जब मैंने एक्सीलरेशन निकाला बेटा तो एक का ऊपर एक्सीलरेशन है, एक का नीचे ना बेटा। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में जो एक्सीलरेशन होता है बच्चा वो वेक्टर होता है ना। तो अगर ये वेक्टर होता है बेटा, अगर ये वेक्टर ही होता है ना बच्चा, तो फिर इन दोनों को मुझे आई कैप जे कैप करना पड़ेगा बेटा। तो जो ऊपर जा रहा था बेटा उसको जे कैप लिख दिया, और जो नीचे आ रहा है बेटा उसको माइनस जे कैप लिख दिया, है ना। अब वैल्यू निकाल ली, अब इस ए का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, आ जाएगा आंसर। ठीक है, लिख लो। अब चलो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है। देखो बच्चा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है बेटा कि एक सर्किल मान लो, ठीक है बेटा। इस सर्किल में एक ट्रेन है ना बेटा। ये एक ट्रेन चल रही है, और ये ट्रेन जो है बेटा इतनी बड़ी है कि सर्किल का आधा सेमी सर्किल कवर कर लिया, है ना बेटा। ये क्या है, ये एक ट्रेन है बेटा, है ना। इसको तुम यूनिफॉर्म मान सकते हो, मास एम का, कैपिटल एम मास का, स्मॉल एम मास का बेटा ट्रेन है। और ट्रेन जो है वो यूं चल रही है विथ ए स्पीड v, है ना। तो सवाल कहता है ट्रेन चल रही है बेटा ऐसे, है ना। सवाल कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ट्रेन। ठीक है बेटा, चलो बनाओ तो। अब फिर लिख रहा है बोर्ड इज नॉट क्लियर। देखिए मेरे पास एकदम क्लियर दिख रहा है बोर्ड, एकदम सही है अभी ये, देखो तुम। चलो बनाओ बच्चा, बनाओ सवाल बनाओ। सर क्वेश्चन एक ट्रेन है, क्वेश्चन में एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई इतनी है कि सर्किल का आधा कवर कर लिया बेटा, है ना। तो सवाल कहता है कि बताओ इस ट्रेन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा और मोमेंटम क्या होगा। बनाओ। प्रशांत मिश्रा का आ गया आंसर, करो बच्चा। आस्था बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि जो टेस्ट होते हैं हमारे उसमें हाँ जो रिजल्ट होता है वो साइट पे डिफरेंट होता है और मैसेज में डिफरेंट आता है, तो वो मैसेज में किस बेसिस पे रिजल्ट आता है? ऐसा कैसे होता है भाई, साइट का सर लगाता है मार्क्स। मतलब परसेंटेज अलग आती है, जैसे कि उसमें कुछ फेज परसेंट करके भी कुछ लिखा होता है, तो वो सब क्या होता है? देखो बेटा कुछ तो परसेंटेज होता है, कुछ परसेंटाइल होता है ना। कुछ लोगों का फिजिक्स का मार्क्स दिखाया जाता है, किसी का सिर्फ केमिस्ट्री का देता है परसेंटेज। तो सर वो फेज परसेंटेज क्या होता है, वो वहां पे उसी पे ऐसे मार्क्स आता है? परसेंटेज यस सर। पता नहीं, शायद मैक्सिमम मार्क्स के रिस्पेक्ट में होगा, हो सकता है कि परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम मार्क्स।
जितना ओके सर। लोगों का आया, और सर तो ये देखूंगा तो रेजोनेंस समझ में आएगा। क्या? तो मैं देखूंगा तो समझ में आएगा मुझे बेटा वो। ओके सर। और ये रेजोनेंस का केवीपीवाई की प्रिपरेशन करवाता है? हाँ करवाता है बेटा। तो सर वो कब बैच भी से? मेरे ख्याल से बन गया होगा। टीसीएच बैच ना, टीसीएच ओलंपियाड के ही पे का बैच है बेटा वो तो। ओके सर, मतलब नॉर्मल बैचेस के लिए नहीं होता है? नॉर्मल बैचेस के लिए भी होता है, लेकिन वो टेस्ट लेके होता है। लेकिन चूंकि इस बार तो बच्चे यहाँ आ ही नहीं पाए, जी तो सर। फिल्टर करना थोड़ा मुश्किल हो गया अपने आप में। ओके देखो सर। जो टेस्ट अभी होते हैं, ऑनलाइन होते हैं टेस्ट, ये तुम भी समझती है कि 100% ऑनेस्ट नहीं हो सकता कहीं भी, ये नहीं हो सकता ना। जी सर। जिससे फिल्टर कभी हो ही नहीं पाएगा बच्चा। जी जब तक सर। बच्चा ऑफलाइन नहीं आएगा तब तक पकड़ नहीं पाएंगे चीजों को हम लोग। और सर ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसमें बहुत ऐसे हड़बड़ी होती है, टाइम ऐसे सामने जाता हुआ दिखता है तो ऐसा लगता है बहुत कम टाइम बचा है अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। होता है, सबके साथ ऐसा होता है। ये तेरा एग्जाम में भी ऐसा होगा। हाँ, घर में बैठे बैठे टेस्ट देने में घर में डिस्ट्रैक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं बेटा, ये तो है। ऑफलाइन में सर ऐसा नहीं एग्जाम होता, हॉल में अलग ऑनलाइन में होता है। ज्यादा होता है। कोई बात नहीं बच्चा, होगा धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे मैनेज करना, जी सर। है ना। बिल्कुल। शोभित, हेलो सर। बोलो बच्चा। सर हमको केवीपीवाई का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो सर उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज मतलब बनाना पड़ेगा सर? एचएलपी की एक्सरसाइज 2? देख बेटा, केपीवाई का जो पेपर होता है यूजुअली वो तुम्हारा एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 है ना। ये बहुत बहुत एक्सरसाइज 2 पूरा मान लो, एक्सरसाइज 2 तक के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर, समझा। मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होता? बस थोड़ा सिलेबस थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। एक बार सिलेबस देख लो और सबका बेसिक लेवल पूरा कर लो, 11 12 दोनों का जो सिलेबस अच्छा, उसका है मतलब उसका। 12th के क्वेश्चन आते हैं सर ऐसे ऐसे स्ट्रीम में? देख लो एक बार सिलेबस देख लो, मेरे ख्याल से आते हैं बेटा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। व्हाट इज परसेंटाइल, एक बच्चा पूछ रहा है परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है बेटा विथ रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चा गेन किया उसके आधार पे होता है बेटा। ऑफलाइन के आसार हैं, बिल्कुल आसार हैं, क्यों नहीं। लक्ष्य, सर वो शेखर सर से बात हुई आपकी? नहीं बात तो मैं नहीं हो पाई बेटा, फोन किया मैंने, पिक नहीं किया फोन उन्होंने, अभी ओके तो बात नहीं हो पाई। केल्विन, हेलो सर। बोलो बच्चा। सर बोल रहे थे कि सर 12th में सर हमको ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना है, तो अभी बैच तो नहीं मिल पाएगा उसका। जब ऑफलाइन तुम लोग आओगे ना, तो उस यस बात सर। से फिर तुम लोग का फिर टेस्ट वेस्ट लेकर के बच्चों को अलग किया जाएगा, है तो ना। सर हम लोग का सर 11th में तो सर बहुत लेट में खत्म होगा। बहुत लेट कब खत्म होगा, तुम्हें क्या लगता है कब खत्म होगा। हमको लग रहा है सर मार्च तक चला जाएगा। नहीं जाएगा पागल, जनवरी। और ठीक है, सर चिंता मत कर। केमिस्ट्री में सर ऑर्गेनिक पार्ट सर हो ही नहीं रहा है। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत कर तू। कुछ ना कुछ तो पार्ट हो रहा है ना, कोई भी चीज कवर हो रही है केमिस्ट्री की, तो यस सर। टेंशन ले रहा है फोकट में। 11th में ऑर्गेनिक है ही कितना, सिर्फ नोमेनक्लेचर लगता है मुझे खाली। 11th में है नोमेनक्लेचर बहुत कम है ऑर्गेनिक बेटा। यस सर। तो देखो इस सवाल सॉल्व करता हूं मैं। देखो बच्चा, इस सवाल में अगर हमें निकालनी है बेटा काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो देख बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, देखना बेटा, तो हम सब जानते हैं ना बच्चा, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है बेटा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसमें एक छोटा सा मास ले लेते हैं जिसका कि मास डीएम है ना बेटा। इस छोटे से मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर होगा बेटा। उस छोटे से एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ डीएम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मुझे पूरे की निकालनी है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना बेटा। हाफ सबके लिए कांस्टेंट, हाफ बाहर निकल गया, वी स्क्वायर भी बाहर निकल गया। ठीक है बेटा, बच गया क्या हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, एम, तो आंसर हो गया हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखो बेटा मोमेंटम के लिए, अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू
m इंटू वी, है ना बच्चा, p इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है बच्चा, लेकिन बताओ मोमेंटम के लिए जब सिस्टम का मोमेंटम निकालते हैं तो ध्यान रखते हैं ना बेटा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, बोलो, है ना, मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा। अब इस ट्रेन पे गौर कर बेटा, हर एलिमेंट का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है ना बेटा, बोलो, हर एलिमेंट का बेटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है। इसका हमारा इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, है ना बेटा। तो फिर इसमें हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते बच्चा, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, तो कहा तुमको था मैंने, मोमेंटम के लिए हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। तो अब देख, ये हो गया बेटा सेमी सर्किल, ये हो गया बेटा हमारा सेमी सर्किल, है ना बच्चा। और सबको पता है बेटा सेंटर ऑफ मास सेमी सर्किल का कहाँ होता है, बोलो, सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2r/π होता है बेटा, बोलो, ठीक है। अब सोच के देखो, जब ये ट्रेन चलेगी बेटा इस पे, है ना, ट्रेन चलेगी इस पे बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास चलेगा इस सर्किल पे, बोलो बेटा, सेंटर ऑफ मास चलेगा इस सर्किल पे, बोलो, है ना। और जितना समय सेंटर ऑफ मास को सर्किल करने में लगेगा बेटा, उतना ही समय इस सेंटर ऑफ मास को लगेगा, उतना ही समय ट्रेन को भी लगेगा, है ना बेटा। तो सोचो ट्रेन के लिए पूरी बात कितनी कही जाए, ट्रेन के लिए क्या कहेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ट्रेन के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v/r, है ना बेटा, ओमेगा इक्वल टू v/r। तो अब बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या कहेंगे हम लोग, तो कहेंगे r सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, है ना बेटा। r सेंटर ऑफ मास कितना, तो 2r/π, है ना बेटा। और ओमेगा कितना बेटा, ओमेगा यहां से पुट करो v/r, तो r कट गया तो आ गया 2mv/π, ठीक है बच्चा। mv से थोड़ा कम होगा, mv से थोड़ा ये कम होगा वैल्यू बेटा। चिन्मय सर अगर ये हमें वो दिया है पोटेंशियल एनर्जी एक फंक्शन ऑफ एक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे मेन पोजीशन क्या बोलो। क्या होगी सर, अगर हमें वो आवाज बंद हो गई तुम्हारी, सर आवाज आ रही है, हेलो, आवाज नहीं आ रहा बच्चा, यस बोलो, अब आ रही है, आ रही है बोलो। सर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, जैसे क्वाड्रेटिक दे रखी है, u इज इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक रखी है ना, तो वहां पे मेन पोजीशन पूछा, तो मेन पोजीशन क्या होगी फिर, मीन मतलब इक्विलिब्रियम, मीन मतलब बेटा इक्विलिब्रियम, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालो और फोर्स को जीरो पुट कर दो। ओके सर। और सर ये लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स, यस सर, बेटा लाइन मतलब क्या बताओ, लेंथ, यस सर, बोलो, लाइन मतलब फोर्स, लाइन मतलब लेंथ, है ना। और फोर्स तो फोर्स है, बताओ फोर्स का लंबाई से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वर्डन आएगा ना बच्चा, वर्डन आएगा ना, बोलो, यस सर, समझ गया। वर्डन बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, हाँ सर, ठीक है। यस सर। और सर एक छोटा सा और सवाल था कि जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स की वजह से होती है ना, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद एक फोर्स होता है जो हम अज्यूम करते हैं, हाँ स्यूडो फोर्स जैसा है वो, हाँ। और सर ये जो बाकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आता है वो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से आता है, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, उस पे लगने वाले फोर्स की वजह से होता है बेटा। ओके सर, थैंक यू, ओके ओके बच्चा। हेलो हाँ बोलो। सर, अगर केवीपीवाई का एग्जाम कोचिंग की तरफ से ना हो तो हम खुद से दे सकते हैं ना, कोचिंग की तरफ से कहाँ होता है बेटा के, मतलब सर अगर कोचिंग की तरफ से फॉर्म फिल ना हो तो, हाँ खुद से भी कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात इसमें है। ओके सर। चलो छोड़ो आगे देखा जाए। चल देख बेटा आगे देखा जाए बेटा, सब लोग ध्यान दो। देखो बच्चा, अगर मैं कहूं बेटा एक ऐसा सिस्टम, अगर मैं कहूं एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है ना बेटा जो कि क्या हो, रेस्ट में हो, सिस्टम एट रेस्ट, सिस्टम बेटा रेस्ट में हो,
है ना बच्चा। मतलब सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस का, सॉरी, सिस्टम पे जितने सारे मेंबर्स हैं बेटा, सारे मेंबर्स की वेलोसिटी 0 है ना, ठीक है। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है बेटा। हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा जिस सिस्टम में रेस्ट में हो और उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। फिर से बेटा, हम एक ऐसे सिस्टम का चुनाव किए बेटा जिस सिस्टम में क्या हो, रेस्ट में हो। इस सिस्टम के सारे मेंबर की वेलोसिटी 0 हो और फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है बच्चा। तो क्या करेगा देखो, तो कहेंगे बेटा सिस्टम एट रेस्ट। सिस्टम एट रेस्ट मतलब, तो कहेंगे ऑल द मेंबर्स आर एट रेस्ट, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। बोलो बेटा, बोलो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। अगर सिस्टम में बेटा 5 पार्टिकल हैं और पांचों पार्टिकल रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या लिखोगे, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोलो, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, है ना बेटा। तो सारे पार्टिकल रेस्ट में है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास भी हमारा रेस्ट में होगा बच्चा, है ना। और सोचो, अब कहता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना बेटा, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना बेटा। सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब बेटा इस सिस्टम पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, तो पता है तुमको एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बेटा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ना बेटा, बोल, है ना। तो अब अगर तुम कहते हो बेटा कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमारा 0 है, ठीक है बेटा। अब सोचो, ऐसा कोई पॉइंट बेटा जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो, है ना बेटा, और ऐसा कोई पॉइंट जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 हो, है ना बेटा। ऐसा कोई पॉइंट जो पहले से रेस्ट में हो बेटा और उसमें एक्सेलरेशन भी ना हो, तो वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, इसका मतलब बेटा वो पॉइंट मूव नहीं करेगा, है ना बेटा। कोई बॉडी क्यों मूव करता है बताओ, कोई बॉडी आखिर क्यों मूव करता है, तो कहोगे या तो वेलोसिटी की वजह से, है ना बेटा, या फिर दूसरा एक्सेलरेशन की वजह से, है ना बेटा। दोनों में से कुछ भी नहीं है ना। तो क्या कहेंगे इसमें बेटा हम कहेंगे सच सिस्टम हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, है ना बेटा। ऐसे सिस्टम में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट में रहेगा। भाई पहले से था रेस्ट में बेटा, बोलो, रेस्ट में पहले से था, कोई फोर्स भी नहीं लगा, तो रेस्ट में भी है, कोई फोर्स भी नहीं लगा, तो क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा ये हमेशा रेस्ट में रहेगा बेटा, है ना। रिमेन्स एट रेस्ट, बोल, ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो देखो बेटा अगर सेंटर ऑफ मास सिस्टम का हमेशा रेस्ट में रहेगा बच्चा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, इज 0, है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, है ना बेटा। तो क्या कह देंगे हम लोग, डेल्टा RCM वेक्टर इक्वल टू 0, है ना बेटा। डेल्टा RCM वेक्टर इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, बोलो, क्या मतलब होगा इसका। तो हम कहेंगे समेशन ऑफ MI डेल्टा RI वेक्टर बाई समेशन ऑफ MI इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। हम सब लोग जानते हैं ये तो नॉन जीरो पक्का है, इसका मतलब ये 0 होगा। तो क्या मतलब होगा बेटा इसका मतलब क्या हुआ, पहला मास और पहले का डिस्प्लेसमेंट, दूसरा मास दूसरे का डिस्प्लेसमेंट,
शुड बी इक्वल टू 0। समझा बेटा? ठीक है, लेकिन ये कब अप्लाई करना है बेटा? जब तुम जानते हो पहले से कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था, है ना बेटा, और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा। उस कंडीशन में जितने सारे पार्टिकल होंगे बेटा, फर्स्ट मास इंटू फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड मास इंटू सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, सबको अगर सम कर देंगे तो रिजल्ट 0 होगा बेटा। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो बच्चा इसको। जूम भाई बोलो, जूम भाई। हेलो। हाँ बोलो भाई। हेलो। हाँ बोल बेटा, आ रही है आवाज। हेलो सर, आपकी आवाज हाँ कट कट के आ रही। अच्छा बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम बोलो, तुम क्या? तुम बोलो क्या दिक्कत है बेटा, डाउट क्या बताओ। सर डाउट मेरा ये था कि सर इसमें केवीपीवाई में सर एलिजिबिलिटी सर कैसी क्या रहती है, मतलब 10th पास का भी होता है बेटा, जी 11th में भी होता है, 12th में भी होता है बेटा, सर 12th में क्या 12th में भी होता है। होता है? चेक कर लो नेट पे, कुछ एज वेज का भी होता है क्राइटेरिया, लेकिन कुछ खास नहीं होता उसमें एज वेज के बारे में। तो सर उसमें सर होता क्या है? ऐसा कुछ ना, मतलब कंपटीशन है बेटा, उसमें एग्जाम में अगर पास करोगे तो उसमें वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है बेटा मंथली बेस पे, कुछ 3,000 4,000 ऐसे कुछ मिलता है, या 5,000 मिलता है, अच्छा सर। है ना, जब तक कि तुम्हारा ग्रेजुएशन ना हो जाए उस समय तक मिलता है। सर इस पेपर का स्टैंडर्ड कैसा आता है? देखिए बच्चा लिख रहा है 10th के साइंस में 75 मिनिमम चाहिए। सर मार्क्स परसेंटेज? हाँ परसेंटेज। अब थोड़ा बेटा हम लोग चैप्टर कंसर्न बात करें और बात ना करें कुछ अभी। बोलो भाई स्वयं। हेलो हाँ बोलो। सर, वो फिजिक्स ओलंपियाड का बैच बनाएगा इस साल रेजोनेंस पे? हाँ बेटा टीसीएस बैच उसी का बैच ही होता है, पहले ही बोला तुम लोग को ना मैंने। नहीं सर, मैंने नहीं सुना था सर, वो हो गया है क्या मतलब? अलग से बैच का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। अलग से नहीं है क्या सर? नहीं। और इस साल होने वाला है सर? हो सकता होगा, देखो आई डोंट नो। बेटा फालतू बात ना करें, हम लोग अभी सब्जेक्ट की बात करें, है ना, भटक जाते हैं फिर हम लोग ना सब लोग। सीट बोलो। सर अभी 11th का कितना सिलेबस बचा है? तुम नहीं मानोगे सही में। चलो देखो बच्चा आगे। देखो बच्चा, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट रहा वो क्या रहा कि वेलोसिटी अगर 0 हो, फोर्स भी 0 हो, तो सेंटर ऑफ मास बेटा डिस्प्लेस नहीं करेगा, राइट ना। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है बेटा, है ना, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड, है ना, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑल्सो, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑल्सो, है ना बेटा। हम इसको किसी खास डायरेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना बेटा। हम सब लोग जानते हैं वेक्टर, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारे बेटा वेक्टर क्वांटिटी हैं, है ना। और अगर बेटा ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, है ना, तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमको कि हम यहाँ कंपोनेंट में बात कर सकते हैं बेटा, है ना। जैसे कि मान लो मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल बेटा, है ना, ये लिखूं
कि मुझे ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में 0 है, लेकिन वाई में नहीं है, जेड में नहीं है ना। ठीक है, मुझे ये पता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में 0 एक्सेलरेशन है ना। हो सकता है बेटा वाई में भी हो, जेड में भी हो, है ना बेटा। तो हम कहेंगे देखो, अगर एक्स डायरेक्शन में ये दोनों बातें सेटिस्फाई कर रही है तो हम भी यही बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। इसका मतलब बेटा डेल्टा आरसीएम इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। इसको तुम ये भी कह सकते हो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अप टू इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, लिख लो। देखो बच्चों, तो अपने बातों का लेवल सही रखो बच्चा, है ना। बहुत बच्चे शिकायत करते हैं इस बात का कि टीचर्स अनम्यूट करके बात नहीं करते, है ना। कैसे बात करेंगे बताओ, तुम ऐसे बातें करते हो। तुम्हारे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं बेटा, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे गूगल में सर्च करो तो मिल जाएंगे सारे के सारे। ये सारे सवाल तुम्हारे गूगल में मिल जाएंगे। KPY का पहले का फॉर्म देख लो, कैसे पेपर आते हैं वो देख लो। ये सब बातें पूछने की क्या जरूरत है, बैच कब बनेगा, सिलेबस कब खत्म होगा, ये सब पूछने की क्या जरूरत है बच्चा। कोर्स संबंधी बात करोगे तो बात करेगा। हाँ, जो पढ़ा रहा हूं मैं उसमें डाउट क्या है बताओ। अनम्यूट करने का मतलब ये नहीं हुआ बेटा मैंने अभी पढ़ाया, अभी मैंने अनम्यूट किया तो मतलब क्या है कि जो यहाँ डाउट है तुम वही पूछोगे मुझसे, है ना। उससे क्या होता है, भटकाव आता है बेटा, है ना। सब्जेक्ट में भटकाव मत लाओ। यही कारण है कि टीचर्स अनम्यूट करके बात नहीं करते तुम लोगों से। जल्दी कर बच्चा। फोकस रखो, बार बार कहते हैं बेटा, पढ़ाते हैं तुम लोग को, है ना। आम जीवन की बातें भी समझाते हैं बेटा, है ना। अपना लक्ष्य पे हमेशा निशाना बनाए रखो, एकदम भटकाओ बिल्कुल नहीं। ये तुम लोग जो पूछते हो बार बार सवाल उल्टे पुल्टे, ये भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये भी डिस्ट्रैक्शंस हैं बेटा। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो काम आप कर रहे हो उसके अलावा कहीं और दिमाग जाए, इसी को ना बोलते हैं बेटा बोल। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ कि आपको एक फला रास्ते पे जाना है लेकिन आप आजू बाजू की दुकानों को देख के भटक रहे हो। तो अभी आप जब मीटिंग में आए हो इसमें, तो आप पढ़ने आओ ना बच्चा, बोलो, है ना। तो फोकस रखो, जो पढ़ाई हो रहा है उसी में फोकस रखो एकदम, है ना। बाकी तुम्हारे जो भी डाटे हैं, डाउट्स हैं, वो बाद में हो सकते हैं क्लियर। जनरल डाउट्स गूगल पे देख लो, किसी सीनियर से पूछ लो, है ना बच्चा। पढ़ाई को मत डिस्टर्ब करो बच्चा। चलो आगे देखो, सवाल देखो बेटा। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी मान ले बेटा ए, ठीक, और एक बॉडी मान ले बेटा बी, और एक बॉडी मान ले सी। ए वाला बॉडी का मास 2 किलोग्राम, बी वाले बॉडी का मास 3 किलोग्राम, ठीक है। सी वाले बॉडी का मास 4 किलोग्राम, ठीक है। सवाल कहता है ये वाला बॉडी इधर मूव किया थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, है ना बेटा। ये इधर मूव कर गया थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, है ना। तो सवाल का तो क्या कहता है देखो, थ्रू व्हाट डिस्टेंस, थ्रू व्हाट डिस्टेंस इन विच डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस किस डायरेक्शन में। सी शुड बी शिफ्टेड, है ना बेटा, सी को शिफ्ट किया जाए। टू कीप इट्स सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन, ठीक है बच्चा। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए, उसके लिए सी को कितना मूव कराएंगे। चलो बनाओ। आकाश, नहीं सर, डाउट नहीं। सौरभ, हो गया सर, डाउट क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके।
अब्रुदीप हेलो सर। बोलो। सर कह रहे थे सर कि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए ना? ये कहाँ पढ़ लिया गंदा चीज तुम? सर 0 होता है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी तो 0 होता है, dv/dt। सोच बेटा, जैसे मान ले कि बॉडी का वेलोसिटी 0 हो, सुन रहा है? यस सर। और उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। चल तेरी बात मैंने मान ली, ठीक है? तो सोच के देखो क्या होगा अगर वेलोसिटी 0 है बेटा, है ना, और अगर एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल एक बार रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। यस सर। ऐसा होता है क्या, बताओ तुम? कभी कभी होता है सर, कभी कभी नहीं होता। फिर कभी कभी तुम पूछा मुझसे क्या, जनरल है बेटा? यस सर, मुझसे सामान्य पूछा है ना। तुम बोलेगा कि आदमी के कितना पैर होता है? 2 पैर होता है, 2 हाथ होता है। और कितनी आंखें होती है? 2। फिर तुम बोले कभी कभी कोई आदमी काना भी तो होता है, हाँ? तुम बोले आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। अरे कोई आदमी का एक पैर नहीं भी होता है, तो बकवास ना हो गया? यस सर। तुम सामान्य बात ना कर रहे हो? यस तो सर। तुम बताओ क्या ऐसा होता है बेटा कि जो बॉडी रुक जाए वो कभी मूव नहीं करता? ऐसा होता है क्या? नहीं सर। मूव कर सकता है ना वो? यस सर। और मूव कर गया, इसका मतलब वेलोसिटी बदली कि नहीं बदली? यस सर। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये तुम्हारा टास्क है, तुम पता करो कि आखिर तुम मैथमेटिकली कहाँ गलत हो। मैथमेटिक्स मेरा गलत रिजल्ट नहीं देगा। मैथमेटिक्स रिजल्ट कभी गलत नहीं देगा। मैथमेटिक्स बिल्कुल सही देगा रिजल्ट। अब बात है कि तुम उसको कैसे चीजों को एनालाइज करते हो। हेलो सर, आप जो मिटा रहे वो वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ये वाला पॉइंट? हाँ। इसमें क्या लिखा देखो यहाँ, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि हमने जो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी 0 हो, फोर्स भी 0 हो, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, है ना बच्चा? सर लेकिन बेटा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये सारा का सारा बेटा वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा? बोल। हाँ। हम चाहें तो कम पॉइंट कर सकते हैं ना? हाँ। तो ऐसा करते हैं कि सोचते हैं क्या कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सोचें, मतलब वाई और जेड में सोचे ही नहीं हम लोग। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो हम कहते हैं अगर एक्स में 0 वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन एक्स में 0 हो, है ना बेटा? तो फिर एक्स डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा, खत्म। वाई और जेड में हो सकता है हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। समझ गए? यस सर। चलो सवाल देखो। इस सवाल में क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 0 होना चाहिए, है ना बेटा? अब देखो सवाल कहता है समेशन ऑफ mi डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। सवाल में ने कहा था बेटा कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं बदलेगा, है ना? तो mi डेल्टा आर आई, इसके लिए क्या हो गया बेटा? मास 2 किलोग्राम और कितना डिस्प्लेसमेंट? -20i, फिर प्लस 3 किलोग्राम, कितना डिस्प्लेसमेंट? 40 जे कैप प्लस 40 आई कैप, और सी का मास ऑफ सी 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी बराबर 0। ठीक है बेटा? तो कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी इक्वल टू वेक्टर, ये हो गया बेटा -80, है ना बच्चा? और ये हो गया 120, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -40/3, है ना बेटा? नहीं ये 40 नहीं हुआ रे, और 120 हुआ तो 80 होगा। -80/3 सेंटीमीटर, और आई कैप, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 80/3 सेंटीमीटर लेफ्ट वार्ड्स, बाई तरफ, है ना बेटा? ठीक है, लिख लो। और 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा बच्चा, 4 kg मास है ना ये। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है बेटा कि एक मान लो रिवर है, इस रिवर में बेटा एक बोट है, इस रिवर में एक बोट है, ठीक है बेटा? बोट की लंबाई है 10 मीटर, ठीक बेटा? इसमें हमारा एक आदमी ए है और एक बी है। चलो रिवर नहीं लेक मान लेते हैं, है ना? मतलब ठहरा हुआ पानी है, पानी फ्लो नहीं हो रहा,
ए का मास है बेटा 50 किलोग्राम, बी का मास है बेटा 60 किलोग्राम, ठीक है। और जो खाली बोट है, खाली बोट, उस खाली बोट का मास है बेटा 40 किलोग्राम, समझा। तो सवाल ये कहता है कि इफ ए एंड बी, अभी सिस्टम हमारा कैसा है, सिस्टम ए रेस्ट में है बेटा। इफ ए एंड बी इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, है ना बेटा, क्या किया, अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, मतलब ए की जगह बी चला गया, बी की जगह ए आ गया, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इवेंचुअली, है ना बेटा। बोलता है बोलो बोट कितना दूर जाएगा, चलो बनाओ बनाओ बच्चा। शिवम बोलो। सर ये पूछ रहे थे कि सर पंखा जो घूमता है सर, उसका पार्टिकल तो सब मूव कर रहा होता है, लेकिन सर उसका COM रेस्ट पे क्यों रहता है? तुम्हें क्या बोलूं बेटा आप ऐसी बातों का जवाब। इसकी वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? सर वेक्टर। बोलो। वेक्टर है सर। तो वेक्टर को ऐड करके 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? ओ हाँ हाँ, सॉरी सर। शिवम। सर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और सर डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डेल्टा का अंतर होता है सर। जैसे अपन को अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सर अपन R1 फाइनल माइनस R1 इनिशियल करके करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। जी सर, थैंक यू। ओके मितेश। यूजर 8 क्या बोला बोलो। वोरी इंपॉर्टेंट डाउट क्या है भाई? भेरी सुना था, वोरी क्या होता है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था कि सर एक तो क्वेश्चन था, मतलब एक टेबल है उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म चेन रोटेट कर रहा, हाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो सर उसका ये टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ चेन वही पूछा था क्वेश्चन। तो कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है सर? सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हुआ सर। आप तो नहीं कराए सर ऐसा? ओ मतलब सोचते हो दुनिया में जितने सारे बुक हैं सब क्वेश्चन कराऊं, बट ऐसा करना एक बैच शुरू करूंगा मैं, उसमें चलेगा 5 साल चलेगा सर्कुलर मोशन, और तो इंडिया का सारा बुक करा दूंगा मैं। ज्वाइन करोगे उसमें? टफ था लेकिन वो क्वेश्चन। हाँ तो दुनिया के सारे टफ क्वेश्चन मैं करा दूं ना फिर तो। तुम्हारे साथ बोल रहे हो, कोई और कैसा बोलेगा? हाँ सर। बेटा तुम लोग की उम्मीदें बड़ी अजीब तुम लोग की है यार, उम्मीदें बड़ी अजीब है। बच्चे हो थोड़े बड़े हो जाओ। अगर तुम ये सोचते हो बेटा कि तुमको ऐसा पढ़ाया जाए कि दुनिया के सारे क्वेश्चन लगा लो, तो बेटा मुझसे संभव तो नहीं है। आई कांट डू दैट। मेरे में क्षमता ही इतनी नहीं है कि दुनिया के सारे क्वेश्चन तुम लगा लोगे, है ना। तुम में से बनना न बनना तुम्हारी अपनी क्षमता है। चल देख बेटा सवाल पे आ जाए वापस। सवाल है 50 kg, ये 60 kg, और ये बोट का मास 40 मीटर, ठीक है 40 किलोग्राम। ये 10 मीटर मूव किया। तो देख बेटा ये हमारा बोट, इधर हमारा ए, इधर हमारा बी, और ये हमारा है बेटा 10 मीटर, ठीक है। बोट हमारा मान लिया जाए कि यहां पे आ गया, ठीक। बोट ए और बी के इंटरचेंज करने से मान लिया कि बोट यहां आ गया। तो इस डायग्राम में अब बी यहां होना चाहिए और ए यहां होना चाहिए, ठीक है। और मैंने मान लिया कि बोट जो है वो डिस्प्लेस कर गया थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में ही पूछा गया एक्स क्या है,
ठीक है। तो देखो बेटा, अगर b यहां से यहां गया है ना, और बोट की लंबाई थी बेटा 10 मीटर, इसका मतलब इस डायग्राम में इस b का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x माइनस 10, और a का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a का होगा x प्लस 10, है ना। लेकिन अगर लेक में बोट है तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, और पहले से सिस्टम रेस्ट में है ना, इसलिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0। क्या लिख देगा, डेल्टा x, सेंटर ऑफ मास 0, ठीक है। इसका मतलब मास ऑफ a इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ a प्लस मास ऑफ b इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ b प्लस मास ऑफ बोट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट बराबर 0, ठीक है बच्चा। ए का कितना मास देखो बेटा, 50 किलोग्राम। डेल्टा x ऑफ a कितना हो जाएगा, a यहां से यहां चला गया, ये हो गया बेटा x प्लस 10 इंटू प्लस मास ऑफ b का मास कितना 60 किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b का डिस्प्लेसमेंट यहां से b यहां चला गया, तो ये हुआ हमारा x माइनस 10 प्लस मास ऑफ बोट बेटा 40, इसका लिया था मैंने x इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 50x प्लस 60x प्लस 40x, तो 110x प्लस 40x 150x, ये हो गया बेटा 500, ये हो गया 600, माइनस 100 इक्वल टू 0, सो x वुड बी इक्वल टू 2/3 मीटर। समझा बेटा, ठीक है। देख बच्चा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही हम जानते थे कि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम आएगा, है ना, लेकिन फिर भी मैंने इस डायग्राम को यहां से सीधा यहां बना दिया, है ना बेटा, इसलिए ताकि तुम्हें सारा डिस्प्लेसमेंट मैं अलग अलग दिखा सकूं, है ना बेटा, सारा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिखा पाऊं तुम्हें, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो तुम भी ऐसे ही करोगे, है ना बेटा, डायग्राम को बहुत ही क्लियरली दिखाओगे कि अब सिस्टम यहां था, अब सिस्टम यहां चला गया, ठीक है। जल्दी नोट करो। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस बेटा। क्या दिया था होमवर्क, होमवर्क था एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 CDEF निकालो। निकालो बच्चा। सर्कुलर मोशन सीट, व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0। अभी क्या पढ़ाया तुमको भी, टॉपिक क्या पढ़ाया, अच्छा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 3, अच्छा वो डिस्कस हो गया था, पहले जो बोल रहा हूं मैं, ओके ओके। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, ओके चलो देखो एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 निकालो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 1 का 2 पूछना है। हाँ बेटा बहुत रूड हूं मैं, एक बच्चा लिखा है भाई आई एम वेरी रूड, दैट्स ट्रू, and sometimes I have to be, sometimes I have to be, always keep in mind I could be friendly but I am not your friend, है ना, बात समझे बेटा, हम तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो सकते हैं लेकिन दोस्त नहीं हो सकते कि तुमसे गर्लफ्रेंड का बात करें हम, इस बात को ध्यान रखो। जब तक तुम बाउंड्री में रहोगे, बिहेव सही करोगे, है ना, तब तक हम तुम्हारे फ्रेंड रहेंगे, लेकिन जहां तुम भटकोगे, है ना बेटा, तो मुझे स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, देयर इज ओनली वे। तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा काम तो है ही, है ना बेटा, लेकिन साथ साथ जब रास्ते से भटकने लगे तो थप्पड़ लगा के रास्ते पे लाना ही मेरा ही काम है। सो आई हैव टू बी रूड, आई डू एक्सेप्ट इट। चलो देखा जाए पहला सवाल, एक बच्चा एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, ठीक है बच्चा, देख सवाल कहता इच सिचुएशन इन कॉलम 1 गिव्स ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ,
the variables omega, theta, t represent angular speed at any time t। देख बच्चा, कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। तो कहता है कॉलम 2 में हमारा रिजल्ट दिया हुआ है, मैच द ग्राफ इन कॉलम 1 विद स्टेटमेंट इन कॉलम 2। ठीक है बच्चा, तो देख अगर हम कॉलम 1 की बात करें, ध्यान दो कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 में है बेटा ग्राफ्स, कॉलम 1 में हमारा है ग्राफ्स। अब देखो कॉलम 2 में क्या है, कॉलम 2 में देखो, कॉलम 2 में सारे ऑप्शंस को देखो बेटा, सारे ऑप्शंस को देखो, सारे ऑप्शन को देखोगे तो यही समझ में आएगा बच्चा कि क्या हमको एंगुलर एक्सिलरेशन के बारे में पता करना है ना बेटा। सारे ऑप्शन में हमें एंगुलर एक्सिलरेशन के बारे में पता करना है। ठीक है बच्चा, तो देख सबसे पहले मैंने देखा कि इन चारों ग्राफ में ग्राफ कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन बेटा ओरिजिन से पास करता है तो इक्वेशन क्या बनता है बेटा, y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k इंटू एक्स। ठीक है बच्चा, अब देखो पहले सवाल में बेटा y में है ओमेगा है ना, k इंटू एक्स में है बेटा t है ना बेटा, नहीं थीटा है बेटा है ना, और हमें निकालना है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ये होता है ना डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, k इंटू डी ईटा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू k इंटू डी ईटा बाई टी। क्या हो गया बेटा, ये ओमेगा हो गया है ना। फिर देखो ओमेगा यहां से पुट कर लो, ओमेगा पुट कर लोगे तो k इंटू के थीटा, ये हो गया k स्क्वायर थीटा। तो देख बेटा k अगर हमारा कांस्टेंट था तो k स्क्वायर भी कांस्टेंट है ना, इसका मतलब अल्फा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है ना। अलग अलग एंगल पे अल्फा की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब बेटा पहला का जो ए है उसके लिए क्या मैच करेगा, उसके लिए मैच करेगा ऑप्शन नंबर एस। इससे क्या मैच करेगा बेटा, एस, समझे। और चारों ऑप्शन में यही करना है। बी ऑप्शन में क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल थीटा, देख लो बी भी कर दे रहा हूं मैं, बाकी तुम खुद करना। ओमेगा स्क्वायर वाई में है बेटा, ये के हो गया है ना, और एक्स में है थीटा। ठीक है बच्चा, चल इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो होगा डी ओमेगा स्क्वायर बाई डी टी बराबर के डी थीटा बाई डी टी है ना बच्चा। क्या होगा, ये होगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी।
अभी आ रही होगी आवाज? चलो बच्चा देखा जाए आगे। अब वो नंबर 2 हो गया बच्चा, नंबर 2। अब 3 खुद से करो। नंबर 2 हो गया, बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे बढ़ा जाए एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सर 2 का डी बता दूं? 2 का डी बताना है। देखो भाई 2 का डी, देखो बेटा 2 का डी में, 2 का डी कहता है बेटा पार्टिकल का तो हमारा वेलोसिटी दिया है बेटा v बराबर 2t², है ना। और कहता है बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r, मैच द क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम 1 विद द करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट इन कॉलम 2। कहता है बेटा एंगल बिटवीन टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखते बच्चा, ये अगर वेलोसिटी है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? ये होगा dv/dt, ये हो जाएगा 4t। ठीक है बेटा। और सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा? v²/r, ये हो जाएगा 4t⁴ बाई रेडियस है बच्चा r। ठीक है, तो देख दो ये हमारा मान ले बेटा सर्कुलर पाथ, ये होगी बेटा वेलोसिटी, इसका ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इन दोनों का ये होगा बेटा रिजल्टेंट, है ना। तो हमसे कहा गया बेटा कि इस वाले का एंगल चाहिए, है ना बेटा। तो अब देखो इस वाले का चाहिए बेटा एंगल, तो क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू 80/AC। 80 कितना है बेटा? देख 80 है हमारा बेटा 4, और AC हमारा कितना बेटा? 4t⁴ बाई r, तो 4 कट गया तो आ गया बेटा r/pq। मतलब क्या कहोगे? समय के साथ घटता जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे चलो। अब एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में मैं पहला क्वेश्चन बता रहा था और रुक गया था, है ना। तो पहले से स्टार्ट करता हूं बेटा। देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 पार्टिकल्स PQR मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। देख बच्चा, देख बच्चा, एक सर्किल में 3 पार्टिकल, है ना, एक P, एक Q और एक R। ठीक है बेटा, कहता है तीनों का स्पीड कांस्टेंट है, तीनों एक साथ स्टार्ट किया मूव करना बेटा। द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ P, Q एंड R आर 5 पाई 2 पाई 3 पाई, है ना बेटा। इसका एंगुलर वेलोसिटी 5 पाई, इसका एंगुलर वेलोसिटी 3 पाई, इसका एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई, नहीं ये 2 पाई है। ठीक है बच्चा, और ये हमारा 3 पाई है। ठीक है, तो कहता है द टाइम एट विच दे ऑल मीट इज, कब वो तीनों मिलेंगे, है ना बेटा। तो देखो हमारा काम करने का तरीका इसमें ऐसा होना चाहिए कि पहले तुम ए और बी के बारे में सोचो, पहले तुम पी एंड क्यू के बारे में सोचो, है ना बच्चा। तो बताओ पी और क्यू में, है ना बेटा, पी क्यू को पकड़ लेगा, पी क्यू को पकड़ेगा ना, क्योंकि पी की स्पीड ज्यादा है। तो देखो बेटा कितना एंगल घूमने के बाद पकड़ लेगा, तो कहोगे थीटा रिलेटिव। इसका मतलब इसके मुकाबले में अगर ये π/2 एंगल घूम गया तो पकड़ लेगा, है ना बेटा। दोबारा कब पकड़ेगा? तो π/2 प्लस 2 पाई, दोबारा π/2 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, है ना बेटा। इसका मतलब क्या बोलो? तो 2n, क्या बोलेगा बोलो? 2n पाई प्लस π/2। ठीक है बच्चा, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा रिलेटिव इनटू टी इक्वल टू ये बेटा 4n + 1 π/2, है ना बेटा। इसको पुट करो ओमेगा a माइनस ओमेगा b, ये हो जाएगा 3 पाई इंटू टी इक्वल टू 4n + 1 इंटू π/2, है ना बेटा। पाई कट गया, इसका मतलब t इक्वल टू कितना बेटा? तो कहेगा 4n + 1
बाई 6। ठीक है बच्चा, तो क्या क्या टाइम आएगा बताओ। 0 पुट करो तो 1/6, 1 पुट करो 5/6, 2 पुट करो तो 3/2 एंड सो ऑन। बोलो बेटा, ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब P Q को पकड़ लेगा। ठीक है बच्चा, अब चलो बात करते हैं फॉर Q एंड R। तो बोलो बेटा, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, इसकी ज्यादा स्पीड है बेटा। बोलो तो P और Q है, P और Q और R में, Q और R में Q R को पकड़ेगा बेटा या R Q को पकड़ेगा। बोलो, हु विल बी द कैचर, कैच कौन करेगा, P Q या R। बोलो बच्चा, R ना बेटा, ठीक है, क्योंकि R की स्पीड ज्यादा है बेटा, है ना, R की हमारी स्पीड ज्यादा है। तो देखो बच्चा, R जो है वो Q को पकड़ेगा तो R इसके रेस्पेक्ट में कितना एंगल घूमेगा, तो 270 डिग्री। देखो 270 घूमेगा तब पकड़ेगा बेटा। इसका मतलब थीटा रिलेटिव इक्वल टू 3π/2। पहली बार के लिए दोबारा की बात करनी है तो +2 पाई, है ना बेटा। तिबारा की बात करनी है फिर +2 पाई, है ना। चौथी बार की बात करनी है फिर +2 पाई। इसका मतलब 2 पाई इंटू n, है ना बेटा। ये क्या हो गया, ये कहेंगे ओमेगा रिलेटिव t बराबर, ये कितना हो जाएगा बेटा, 4n + 3 इंटू π/2। ठीक है बच्चा, अब ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, 3 पाई और ये 2 पाई, ये हो गया बेटा t इक्वल टू 4n + 3 इंटू π/2। पाई कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू कितना हो गया, बोलो n। अगर हम 0 पुट कर दें बेटा, अगर हम n 0 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, है ना बेटा। n 1 पुट कर दो कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 4 7/2, है ना बेटा। ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे। ठीक है बेटा, तब देख Q और R इस समय पर पकड़े जाएंगे, P और Q इस समय पकड़े जाएंगे। अब ऐसा कोई टाइम बताओ जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा कोई टाइम बताओ जो दोनों में कॉमन हो। बोलो कौन सा टाइम है, 3/2, है ना बेटा। तो 3/2 वो टाइम है जब P Q को पकड़ेगा और Q R को पकड़ेगा। इसका मतलब तीनों पकड़े जाएंगे। ठीक है बच्चा, आगे चलो 5 नंबर तक। और कोई डाउट, 5 नंबर तक क्वेश्चन नंबर 2 और 3। पहले 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। 2 कहता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग रेडियस r ऑन डिस्टेंस कवर्ड s। तो कहता है बेटा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। देख बच्चा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², और ये कितना दिया है बेटा, ये दिया है a², है ना बेटा। इसका मतलब v² इज इक्वल टू, या v इक्वल टू 2a/m²√s। ठीक है बच्चा, अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, v²/r, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/s²/mr। बोल बेटा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, ये होगा बेटा dv/dt होगा। डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा √2a/m इंटू ds/dt। बोल बेटा, ठीक है। अब देख बेटा, ds/dt फिर से हो गया, अभी पुट कर लो, वापस पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a टेंजेंशियल इज इक्वल टू, ये हो गया 2a/m²√ds/dt। पुट करो ऊपर से, कितना होगा बेटा, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा v²√2a/m इंटू s। तो कितना हो जाएगा, ये 2as/m। ठीक है। अब देखो, अगर टेंजेंशियल ये है बेटा, सेंट्रीपिटल ये है, तो टोटल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा,
स्क्वायर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बोलो बेटा, ठीक है। तो नेट फोर्स पूछा गया है। नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, लिख लो और आगे चलो। नंबर 3 देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए पायलट ए स्पॉटलाइट S rotates in horizontal plane with a constant angular velocity 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, कहता है लाइट मान लो स्पॉटलाइट हमारा जो है बेटा ये ऐसे घूम रहा है, कितने से? 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, द स्पॉट ऑफ लाइट P moves on the wall at a distance 3 meter. What is the velocity of spot S when theta equal to 45? देख बच्चा, इधर हमारा एक वॉल मान ले, है ना बेटा, जो कि यहां से 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बेटा, अब जब ऐसे घूम रहा है, ठीक, तो यहां से स्पॉट बनेगा बेटा, लाइट का स्पॉट बनेगा, है ना। तो सवाल कहता है कि जब ये एंगल ये वाला एंगल, सॉरी चलो छोड़ो, इसी की बात कर लेते हैं। कहता है व्हेन थीटा इक्वल टू 45, तो इसके ऐसे घूमने से ये इधर जाएगा ना बेटा V से, तो इसका स्पीड क्या होगा? समझे बेटा? तो देखो ये एक फिक्स पॉइंट है बेटा, इसकी दूरी मान लिया मैंने x, तो देखो इस ट्रायंगल में x इक्वल टू 3 tan थीटा होगा बेटा, बोलो होगा? ठीक है। अब देख बच्चा, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट का मतलब हुआ dx अपॉन dt। वेलोसिटी ऑफ स्पॉट का मतलब होगा क्या बेटा? dx अपॉन dt कितना हो जाएगा बोलो? 3। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt होगा बच्चा। तो कितना होगा? 3 sec स्क्वायर थीटा, जब एंगल 45 हो तो sec स्क्वायर 45 और d थीटा बाई dt एंगुलर स्पीड ओमेगा। बोलो बच्चा, ठीक है। थोड़ा बेटा तुम भी दिमाग लगाया करो, है ना। हम पढ़ा सकते हैं ना बच्चा, दिमाग तुमको दे थोड़ी सकते हैं, दिमाग तुम्हें खुद लगाना है अपना। आगे देखो, आगे बोलो। 5 नंबर देख बेटा, 5 नंबर कहता है पार्टिकल मूव्स विद डिसेलेरेशन along a circle of radius r so that at any moment of time its tangential and normal acceleration are equal in magnitude. कहता है at the initial moment t equal to 0 speed of the particle equal to v0। देख बच्चा, a particle moves with deceleration मतलब स्पीड घट रही है, और स्पीड घट रही है बेटा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है बेटा, है ना। ये मान नेगेटिव है, और कितना है? इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल। नॉर्मल क्या होता है बेटा? v स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपिटल। ठीक है। तो देख बेटा, ए टेंजेंशियल क्या होता है? dv अपॉन dt, और ये बेटा माइनस v स्क्वायर बाई r, है ना। तो पहला सवाल पूछता है कि पार्टिकल का स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, है ना बेटा। तो dv अपॉन dt को v dv अपॉन ds लिख लो और इंटीग्रेट करो, तो हो जाएगा बेटा फर्स्ट पार्ट, है ना। चलो आगे चलो, सेकेंड पार्ट खुद दिमाग लगाओ। अब जो टाइम भी खत्म हो गया हम लोग का। चलो बच्चा कोई बात नहीं, अब आगे देखा जाए नेक्स्ट क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्लास का दे रहा हूं होमवर्क। नेक्स्ट क्लास का बेटा होमवर्क ये रहेगा कि एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। और चलो पार्ट 2 पहले दिया था, पार्ट 3 क्या पहले क्या दिया हुआ था? पार्ट 2 या पार्ट 3? पार्ट 2 भी दिया हुआ था, तो चलो पार्ट 2 ही करेंगे, फिर पार्ट 3 नहीं करेंगे, पार्ट 2 ही करेंगे। और डीपीपी क्या दिया था पहले? 19 दिया था, तो चलो डीपीपी 20 करके आना फिर।
ठीक है, तो देख बेटा होमवर्क हमारा है एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, और डीपीपी नंबर 20। चले ट्राई करके आना। चलो बाय, हैव ए गुड डे बच्चा।